वेलकम बैक टू माय चैनल बंजर बायोलॉजी। दोस्तों, हमारे साथ वत्सल जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बार बहुत अच्छी रैंक्स के साथ आईआईटी जैम गेट क्लियर किया है। उसी के साथ साथ इस बार इनके सीयूईटी लाइफ साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वत्सल, आप बताना चाहोगे आपके कितने मार्क्स है और आपकी क्या रैंक्स रही है? गुड इवनिंग मैम। मेरी आईआईटी जैम में 66 आईआईटी जैम बायोटेक में 66.33 मार्क्स थे विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 159। एंड इसके अलावा मैंने गेट एक्सेल दिया था, सो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 187 थी विद गेट स्कोर ऑफ 729 आउट ऑफ 1000। एंड फिर मैंने टाइफर भी क्वालिफाई किया है। एंड इसके अलावा सीयूईटी पीजी में मैंने लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी के पेपर्स दिए थे, जिसमें लाइफ साइंस में आई हैड गॉट 238 मार्क्स, बायोकेमिस्ट्री में 207 एंड माइक्रोबायोलॉजी में 184 एंड जूलॉजी में 180। ओके, सो वत्सल, शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपने कब से जो है सोचा था कि हाँ मुझे ये सारे एंट्रेंसेस की तैयारी करनी है, और ऐसे कोई एमएससी एंट्रेंसेस भी होते हैं? मैम, इसके बारे में मुझे आइडिया शुरू से नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है सानवी करके, तो उसने मुझे इसके बारे में आइडिया दिया क्योंकि उसके भैया को इस फील्ड के बारे में नॉलेज थी काफी, तो उससे आइडिया मिला। फिर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ अपने ग्रेजुएशन के, सो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिली, तो वहाँ से आइडिया मिला। और जब मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो गए थे, तो उसके बाद लास्ट ईयर जून जुलाई से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मेरा मतलब ये था कि मुझे शुरू से ये था कि मुझे इस प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन जस्ट थ्योरी पढ़ने से, क्योंकि कई चीज़ें जो मुझे थ्योरी से नहीं समझ में आती थी, जब मैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके समझता था तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आते थे। तो वहाँ से था, फिर मैं रेगुलरली कई यूट्यूब सेशंस, जैसे आपके यूट्यूब सेशंस लाइव चलते थे। ऑल्दो जैसे कभी कभी होता था, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री के सेशन ले रहे हो या आप टेक्निक्स वाले सेशन ले रहे हो, ऑल्दो वो टॉपिक मेरे कवर नहीं थे, तब भी मैं उनके क्वेश्चंस या वो देखता था, तो उससे मुझे आइडिया मिलता था, तो क्लियरिटी मिलती थी। तो फिर वैसे ही था, और जैसे एग्ज़ाम आते गए तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था बाय दिसंबर, और उसके बाद फिर पूरा फोकस मैंने ये किया कि मैं रिवीजन करूंगा और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करूंगा। कि कोई कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना है तो उसके रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूं। अगर वो गलत हो रहे हैं तो मान लेते अगर जैसे एक टॉपिक है लैक ओपनॉन के क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए, तो मैं फिर लैक ओपनॉन रिवाइज करके वापस उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। सो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। सो वत्सल, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, तो आपको इन सब एग्जाम से रिलेटेड क्या लगा कि आपको इनकी अलग अलग तैयारी करनी है या फिर साथ में ही आप इनकी तैयारी कर सकते हो? क्या लगा आपको? मैम, अगर टाइफर की बात करूं तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एक अलग अप्रोच होता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा अप्लाइड की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है उसमें। बट जैम, गेट और सीयूईटी सबके सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर थे। इनफैक्ट मुझे सीयूईटी के सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल लगा एज कम्पेयर टू जैम एंड गेट, क्योंकि हाँ, जैम एंड गेट की चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड थी, और गेट का जो पेपर था वो जैम के जस्ट एक हफ्ते पहले था, तो उसको दे के आया तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, तो उससे मुझे जैम में हेल्प मिली। और फिर जो जैम दे के आया तो उससे जो कॉन्फिडेंस था, फिर उससे मुझे सीयूईटी के पेपर्स में हेल्प मिली। वो है। सो आपने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, कि आईआईटी जैम में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री भी आया है, तो वो सब आपने किस तरीके से कवर किया, और बायोलॉजी को कितना टाइम दिया अपनी प्रिपरेशन में? क्योंकि स्टूडेंट्स को यही सबसे दिक्कत होती है कि इतने सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें। मैम, फिजिक्स मैं नीट की प्रिपरेशन करता था 12th के साथ, तो तब से कहीं ना कहीं फिजिक्स के कंसेप्ट्स में मतलब बेसिक्स क्लियर थे, ऑल्दो उतना अच्छा नहीं था मैं फिजिक्स में, बट बेसिक्स क्लियर थे। तो मेरा ये था कि मैं पहले बायो से रिलेटेड चीज़ें बाय दिसंबर और नवंबर कंप्लीट कर लूँ एंड देन फिजिक्स पे ध्यान दूँ। तो मैंने फिजिक्स को आई थिंक स्टार्टिंग नवंबर से पढ़ना उस पर शुरू किया था। उसमें यूट्यूब पे कई जगह पे वन शॉट वीडियोस रहते थे, और कई जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी, और पीवाईक्यूज में देखे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और फिर टिफर एग्जाम आते आते मेरा फिजिक्स ऑलमोस्ट हो गया था, और ऐसे सेम चीज़ मैंने केमिस्ट्री में भी फॉलो की। और मैथ्स में ऑनेस्टली बताओ तो मुझे मैथ्स उतना समझ में नहीं आती थी, तो मैथ्स थोड़ा सा मेरा वीक था। ओके, सो आपने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी, और मैथ्स थोड़ा वीक रहा।
सही बात। तो आपने ये क्यों सोचा कि आपको इतने सारे एंट्रेंसेस टारगेट करने हैं, उसका क्या रीजन था वत्सल? मैम मैंने कई सारे ऐसे यूट्यूब पे कई सारे ऐसे टीचर्स की बातें सुनी थी, आपने भी बताया था कई सेशंस में कि ये सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं किसी एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अल्टीमेटली बाकी और एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगा। तो मुझे ये था कि ठीक है, सिलेबस सब में सबका सिलेबस सेम है, तो देने में क्या जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सभी एग्जाम्स को देना चाहिए और देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो एक अपना भी रियलिटी चेक मिलता रहता है कि नहीं, प्रिपरेशन कैसी जा रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने टिफर नहीं दिया होता तो मेरे हिसाब से ये सब भी उतने अच्छे से नहीं जाते, क्योंकि टाइफर में भी कुछ ऐसी गलतियां हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है या कहाँ मुझे गलतियां हो रही है। और प्लस ये सीबीटी मोड एग्जाम होता है तो उसमें भी फैमिलियरिटी डेवलप करने के लिए आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे या जितने एग्जाम्स दोगे उस मोड में, तो आपको आइडिया मिलेगा कि ओके, सिस्टम पे दे रहे हैं तो क्या उसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्योंकि अब जनरली हम लोग मॉक टेस्ट जो देते थे वो फोन पे देते थे, लेकिन जब आपने वहां पे कुछ सिस्टम पे कुछ पेपर्स दिए होंगे तो आपको एक आइडिया मिलता है जो एग्जाम में अल्टीमेटली आपको कई चीजों के लिए स्ट्रेस हो जाता है कि ओके, मेरा सिस्टम नहीं ठीक से काम कर रहा, या ये ऑप्शन ठीक से सेव हुआ है कि नहीं। तो वो सब जब चीजें आइडिया रहता है और वो आइडिया मिलता है तो वो हेल्प करती हैं चीजें। डेफिनेटली। सो वत्सल, अब आपने अपनी प्रिपरेशन जब से भी शुरू की तो आपने बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और मैथ्स को कितना कितना टाइम देते थे एक दिन में, क्या लगता था स्केड्यूल? मैम शुरू में जैसा मैंने बताया कि नवंबर तक तो मेरा फोकस पूरा बायो पे था, मुझे अपनी बायो पे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरी बायो केमिस्ट्री वीक थी और थोड़ा सा टेक्निक्स वाला पार्ट भी मुझे कम समझ में आता था, तो उसमें बहुत टाइम दिया। बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया या इम्यूनोलॉजी और सेल बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स हो गए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे था कि ये मुझे आते हैं, इसके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो जो नहीं आता है उन पे मुझे फोकस करना है। तो मैंने बायो केमिस्ट्री और टेक्निक्स वाले जो पार्ट्स थे उस पर फोकस किया। और उसके बाद नवंबर से मैंने एक रूटीन बनाया कि ठीक है, 2 घंटा मैं फिजिक्स को दे सकता हूँ, 1 घंटा मैं केमिस्ट्री को दे सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर्स और क्वेश्चन सेशंस देखता था, क्योंकि कई चीज़ें आपको, जैसे मैंने बोला, लेक्चर से समझ नहीं आती तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उससे आइडिया लग जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी टीचर हो, जब क्वेश्चन वो सॉल्व करता है तो वो बताता है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, तो आपको उससे आइडिया मिलता रहता है। तो वही था। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिन में 3 घंटे ही देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था, क्योंकि अल्टीमेटली मैम बायोटेक में भी आपका मेजर पोर्शन बायो से आता है। अब अगर मैं उसको कम टाइम देके, अपनी स्ट्रेंथ को कम टाइम देके वीकनेस को ज्यादा टाइम दूं, तो मैम ये भी एक डर था ना कि क्या पता ओके वो चीज तो स्ट्रांग होगी लेकिन जो मेन आता है तो वो फिर कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, तो इसलिए। और अब सीयूईटी लाइफ साइंस की स्पेसिफिकली बात करते हो कि उसमें आपके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, 300 में से 236, तो वो आप मुझे बता सकते हो कि मतलब किस तरीके से आपने सीयूईटी पे स्पेसिफिकली फोकस किया, क्या रीजन है कि आपने इतने अच्छा स्कोर किया, कि स्टूडेंट कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ थोड़ा। मैम जैम का पेपर हो गया था 15 फेब के अराउंड, तो उसके बाद मैंने, क्योंकि उसके बाद सीयूईटी नेक्स्ट पेपर था, तो उसके लिए मैंने फोकस वही किया था कि मैं क्वेश्चंस पहले देखा पीवाईक्यू में कैसे आ रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड रहा है, क्योंकि इसमें सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस में ट्रेंड से मुझे ये पता चला कि टेक्निक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़, वो क्वेश्चंस एनालाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो चीज़ पता चली। और फिर कई चीज़ें होती हैं जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होती हैं, जो वीक रहती हैं कई बार वो छुप जाती हैं, तो उनको सामने लाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से हेल्प मिलेगी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, जो कहीं ना कहीं वीक रह गए थे। कुछ टॉपिक्स होते हैं कि आपको कम समझ में आते हैं तो उनको बार बार रिवाइज किए। जैसे कि जीन रेगुलेशन वाला पार्ट था, वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता था, और जैसे मैंने टेक्निक्स वाला पोर्शन बताया ही आप, तो वैसे कुछ चीज़ें थी तो उनको मैंने रिवाइज किया। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेरा पूरा एक सेंटर रहा था प्रिपरेशन के टाइम पे, कि अल्टीमेटली थ्योरी सब पढ़ते हैं लेकिन सब कहाँ लैक करते हैं वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबको लगता है नहीं थ्योरी पढ़ा है मुझे सब आता है, क्वेश्चंस में आप जब तक आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको नहीं, मतलब आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आता सब है लेकिन आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखना पड़ेगा। और लाइफ साइंस में सीयूईटी में जो ट्रेंड्स आप देखते हैं तो आपको ये दिखता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, असर्शन रीजन टाइप। और इस बार तो मैम इन्होंने हमें ये देखने को मिला था कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, कि आपको सही सीक्वेंस जज करना है चीजों का। तो वो सब चीजें जब तक आपने ऑलरेडी उस चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे तो तब तक आपको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
डेफिनेटली। तो वही सारी की चीज थी। सो वत्सल, इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए थे, और स्पेशली कौन कौन से एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे ये भी, और पीवाईक्यूज के अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? मैम पीवाईक्यू से स्पेसिफिकली जैसे सीयूटी तो अभी 2-3-4 साल से ही सीयूटी पीजी हो रहा है, उसके पहले सब यूनिवर्सिटीज अपने अलग एग्जाम्स कराते थे। तो मैंने जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का अपना एक अलग पेपर होता था, और जेएनयू के अलग पेपर्स होते थे, वो सॉल्व किए थे। इसके अलावा जैम और गेट का मैंने आपको बताया ही था, वो सॉल्व किए थे मैंने। और कुछ क्वेश्चंस मैंने गेट एक्सेल के तो करता ही था, गेट बीटी के भी किए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है एक्सेल से, तो उसके भी किए थे। और बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जो उस पे जो क्वेश्चन सीरीज चलती रहती थी वही मैं देखता था। और मैं लाइव नहीं देखता था, मैं रिकॉर्डेड ही देखता था, क्योंकि तब आप अपने पेस के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो वो था 2x 1.5x जिस हिसाब से आपको करना है तो आप कर सकते हो। और वत्सल, जब आपको लगता था कि यार ये क्वेश्चंस तो ना मेरे से नहीं बन रहे, ये गलत हो रहे हैं, या फिर मेरे को आता हुआ गलत हो रहा है, तो इन सब के क्वेश्चंस के साथ फिर आप क्या करते थे? मैं उनको एक जगह लिख लेता था, या तो फिर आज टेक्नोलॉजी है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके उनको सेव कर लेता था। और फिर अगर मुझे कहीं किसी बुक में या किसी ऐसे यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जेमिनी से पूछता था, तो उधर से आइडिया मिल जाता था। फिर उधर से उसको रीड करके फिर अगर अप्लाई करता था तो सही हो जाता था। तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। और स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स जैसे जो मैम याद करने वाले टॉपिक्स होते थे, जैसे मैम डिसीज वाला या डिसऑर्डर वाली चीजें, माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको याद करने पड़ते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज कॉज करता है, या फिर फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें। तो उसको लिख के याद करता था मैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि एक बार पढ़ लिया है, नहीं, वो जब तक आप लिखोगे नहीं आपके दिमाग में नहीं होता। तो 3-4 बार ऐसे लगातार लिख के, स्पेशली वो एंटीबायोटिक्स वाला पार्ट जो था, जिसमें आपको डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, उनके रोल्स, तो उन सब चीजों को मैं लिख के याद करता था। और मेरा फोकस ये था कि मैं कितनी ज्यादा बार उसको लिख सकूं। मैं 2 बार देख के लिखता था, उसके बाद मैं रिकॉल करने की कोशिश करता था। फिर अगर रिकॉल नहीं हुआ तो ठीक है, वापस देख लेंगे। सो आप लिख के नोट्स बनाने में, लिखने में, इन सब चीजों में आपने काफी मेहनत किया, आप उसमें काफी बिलीव करते हो। ओके एंड वत्सल, आपने जो लास्ट 1 महीना था वो आपने स्पेसिफिकली सीयूईटी को दिया होगा, जैम होने के बाद से सीयूईटी का टाइम वो उसमें दिया था। तो उसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की थी, या फिर उसके अलावा रिवीजन भी करते थे, या फिर कुछ न्यू टॉपिक्स भी पढ़े थे? मैम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़े थे, ऑफ कोर्स कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी, जैसे मैंने बोला, स्पेशली थोड़ा सा प्लांट्स वाली चीजों को लेके, क्योंकि बायोटेक में प्लांट्स के स्पेसिफिक कुछ चीजों को मैंने स्किप किया था, तो उनको मैंने देखा था। और माइक्रोबायोलॉजी, मैंने जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर भी दिया तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ा। ज़ूलॉजी के लिए भी कुछ डेवलपमेंटल वाला पार्ट मुझे एक्स्ट्रा देखना पड़ा, ऑल्दो मैम ज़ूलॉजी का पेपर बहुत टफ आ गया था। उसी वजह से मेरा स्कोर उसी में वही मेरा सबसे खराब गया था। तो उस वजह से बाकी लाइफ साइंस से रिलेटेड मैंने उतना कुछ खास नया नहीं पढ़ा। मैंने अपनी टेक्निक्स को वापस रिवाइज किया, और मैं रिवाइज करने में एक चीज याद रखता था कि अगर जैसे कुछ चीजें हैं जो मेरा स्ट्रांग है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझे पता है, जैसे कि डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में जो टेक्निक्स होती थी, तो वो मुझे स्ट्रांग है, तो मैं उनको अपने नोट से रिवाइज कर लेता था, क्वेश्चंस लगा लेता था। जो मेरा वीक पार्ट है, जिसमें कंफ्यूजन रहता था, फॉर इंस्टेंस एलाइजास पे लेके, तो मैं वीडियोस से उसको समझता था। आपने उस पे बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे एलाइजा पे और उन सब पे, तो उनको देखता था। और जब देखता था तो मुझे ये ध्यान में रखना था कि मैं मतलब ये भूल जाता था कि मुझे कुछ आता है उसमें। मैं एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करता था, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि अरे ये आता है, तो आप कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाते हो, तो वहीं पे आप लैग करते हो। तो मैं जब समझता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं ये सोच के बैठूं कि नहीं, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, मुझे वापस से चीजें सीखनी है, तो उससे हेल्प मिलती थी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। सो वत्सल, व्हाट्स योर प्लान नाउ? क्योंकि आपका गेट में भी अच्छी रैंक है, आईआईटी जैम में भी अच्छी रैंक है, सीयूईटी में भी लाइफ साइंस में बहुत अच्छी रैंक है, तो क्या प्लान है? मैम प्लान यही है कि आगे मास्टर्स करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, और उसके बाद फिर आई वुड गो फॉर एमटेक, और एमटेक करके मुझे इंडस्ट्रीज में जाना है। क्योंकि मेरा गेट स्कोर अच्छा है, और गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years, so I can easily get admission in various IITs to that. So after completing my masters, I'll prefer to do MTech from a good IIT or other institutes. So मतलब प्लान क्लियर है कि एमएससी करना है, एमटेक करना है और इंडस्ट्रीज में जाना है।
सो दैट्स रियली Yes, ग्रेट कि बीएससी के लेवल पे ही आपको इतना क्लैरिटी है। दैट्स कुडोस, वेरी गुड वत्सल। और इसके अलावा जो आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन सभी एंट्रेंसेस के लिए, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? मैं वही गाइडेंस दूंगा कि कोई भी एग्जाम हो आपको स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए कि थ्योरी अल्टीमेटली सब पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी पढ़ के नहीं जाएगा। जहां वो बात आती है वो होती है प्रैक्टिस में, कि किसने कितना प्रैक्टिस किया है या किसकी कितनी एफिशिएंसी हो। मैं मॉक टेस्ट लगाता था, और ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर मॉक टेस्ट लगाता था, मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाता था सीयूटी के लिए मैं बात करूं। तो उससे मुझे ये आइडिया मिल गया था कि हाँ, एक तो आपको स्पीड में भी हेल्प मिलती है कि अगर पेपर लेंदी आ गया तो आपको 75 क्वेश्चन उसमें करने हैं, जैम में तो तब भी 60 करने हैं, तो आपको उसमें 75 क्वेश्चंस करने हैं और वो भी 1 आवर में करने हैं। तो आपको उसके लिए आप तभी रेडी हो पाओगे जब आपने उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उस टेस्ट के फॉर्मेट को समझा होगा। तो मैं यही बोलूंगा किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज जितना सॉल्व करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और पीवाईक्यूज में हम कई लोग क्या कोशिश करते हैं, पीवाईक्यूज को रटने लगते हैं। रटना नहीं, आपको मतलब ये देखना है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और हम कितना टाइम ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो अल्टीमेटली आपको हेल्प देगा। अब पीवाईक्यूज में हम, जैसे मैं भी पहले सॉल्व करता था नीट के टाइम पे, तो मैं कोशिश करता था मैं उनको याद कर लूं, तो वो मुझे पता चला नहीं, वो गलत स्ट्रेटेजी है। तो आपको पीवाईक्यूज इसलिए नहीं सॉल्व करने होते कि आपको आंसर याद हो जाए, आपको इसलिए सॉल्व करना पड़ता है कि आप अपना मतलब आप अपनी एफिशिएंसी देख पाओ, आप देख पाओ कि आप कितने टाइम में आप क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हो, या अगर कोई एकदम से नया क्वेश्चन आ गया तो क्या आप उसको देख के घबरा जाते हो या आप उसको टैकल करते हो थोड़ा सा शांत रह के। तो ये सब चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आपको हेल्प करेगी। और कई बार ना क्वेश्चंस, ठीक है क्वेश्चन आपको आता है, बट ऑप्शन में कुछ नए टर्म्स दिख जाते हैं जो आपने कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे या कभी आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो आप जब उसके बारे में सीखते हो, ठीक है वो हो सकता है इतना है, लेकिन कभी आपको आगे काम आएगा वो टर्म। हो सकता है आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो वो टर्म कहीं पे दिख जाए तो आपको उसकी मीनिंग पता होगी, या एग्जाम में ही आ गया वो टर्म, उसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जब हम लोग मास्टर्स लेवल में एंट्रेंस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है, एक क्लोज वॉल के अंदर नहीं है कि ठीक है हम इतना ही पूछेंगे, एक बुक से नहीं आता है। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है, और अपने आप को बस इतना वो रखना है कि आप ये मत गिनो कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मुझे कितना टाइम लग रहा है और क्या मैं क्वेश्चन देख के घबरा तो नहीं रहा हूँ। क्योंकि अगर हमें घबराहट होगी तो फिर एग्जाम में वो सबसे ज्यादा, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हो। और थोड़ा सा एक ये भी चेक करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइफ साइंस में मैंने 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और जो 10 क्वेश्चन गलत हुए उसमें से 5 तो सिली मिस्टेक्स थी, तो अगर वो सिली मिस्टेक्स नहीं होती तो स्कोर और बेटर हो सकता था। तो यही मैं बोलूंगा, अवॉइड करें आप। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करते हो अटेम्प्ट कि अरे ये आता है ये आता है, उससे आपको बचना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब चीज होती हैं, आपको टाइम भी मैनेज करना होता है, आपको एफिशिएंसी भी देखनी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको उससे भी डील करना पड़ता है। तो सब चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा गेट अच्छा इसलिए गया क्योंकि मैंने उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत मिनिमम की थी। मैंने स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस किए जो मुझे आते हैं। तो वो चीजें अगर मैं इतने प्रैक्टिस नहीं करता तो फिर वो चीजें मुझे नहीं होती, फिर वो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अल्टीमेटली हेल्प करेगी। बाकी थ्योरीज तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर लेक्चर से कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसको पढ़ने के बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर लो, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आपने अमाइनो एसिड्स कहीं से पढ़ा तो फिर आप लेनेंजर या कोई और स्टैंडर्ड बुक है आप उसको पढ़ें। आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में आपने कोई टॉपिक पढ़ा या सेल बायोलॉजी में आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप डिफरेंट बुक्स को आप उसको कंसिडर करिए, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है मैंने पढ़ा था, मुझे लाइन समझ में आ रही है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले बुक पढ़ते हैं फिर उसको समझने जाते हैं। आप पहले टॉपिक समझिए फिर आप बुक रीडिंग करिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और बस मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए जिससे आपकी लैंग्वेज और क्लियर होगी, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम हो मैटर यही करता है कि आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरी सब पढ़ते हैं, बट आपको क्वेश्चंस को टैकल करना क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। सो वत्सल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे होप है कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये जो टॉक है, और अगली साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, स्पेशली पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेशंस पे काफी फोकस करें। सो थैंक यू सो मच वत्सल फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच मैम। बाय बाय वत्सल। थैंक यू मैम।